पहला फंक्शन है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। ठीक है, एज यू नो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है। दैट मीन्स कि वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ें अंदर आनी हैं, कौन सी चीज़ें बाहर जानी हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो बीच में आपको ये दिख रहा है कि ये प्रोटीन है जो कि चैनल फॉर्म में है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इनको कहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ से चीज़ें फैसिलिटेट करी जाती हैं, जो चीज़ आराम से नहीं आ पाती है, जिनको लिपिड्स नहीं आने देते हैं, वो प्रोटीन के थ्रू इस तरह से आ जाते हैं। जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आसानी से इसके अंदर सॉल्युबल होते हैं और बाहर से अंदर आ जाते हैं। बट जो नॉन लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ये रिपेल कर देता है, ये लिपिड उनको इजीली नहीं लेता, जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऐसी चीज़ें फिर उनके लिए पर्टिकुलर प्रोटीन बना होता है। तो हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कवर करने वाला मेम्ब्रेन है और उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जिससे वो फंक्शनली बहुत एक्टिव होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। उसका जो स्ट्रक्चर है उससे वो काफ़ी फंक्शंस करता है। तो ये आप देख रहे हो, मैंने ये कुछ उनके शॉर्ट में उनको फंक्शंस को लिख रखा है। ये आप देखो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रीफ जो है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सेल सिग्नलिंग, सेल एडहेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, सेल रिकॉग्निशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। तो ये एक ब्रीफ उसका इंट्रो है कि आप देख सकते हो कि ये कुछ मेन फंक्शंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ, और प्लस उसमें थोड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल और ओलिगोसैकेराइड्स भी होते हैं। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेम्ब्रेन में वो उसकी वजह से ही, और जो लिपिड की फॉस्फोलिपिड की फ्लूइडिटी है और मोज़ेक पैटर्न में जो प्रोटीन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फॉर्म में होते हैं, उसके स्ट्रक्चर की वजह से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सारी फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। ठीक है, एज यू नो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है। दैट मीन्स कि वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ें अंदर आनी हैं, कौन सी चीज़ें बाहर जानी हैं, और इसके लिए वो सेलेक्ट करता है कि दैट मीन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. It acts as a selectively permeable barrier. This selective permeability is essential for maintaining the cell's internal environment and controlling the movement of ions, nutrients and waste products. ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो इसके स्ट्रक्चर जिस पे कि इसका फंक्शन बेस करता है, तो आप देखो तो ये फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है, ये इसका हेड पोर्शन पोलर होता है। ठीक है, हेड पोर्शन में ये इसका फॉस्फोलिपिड का जो हेड पोर्शन है, ये पोर्शन आपका इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है जो इसके स्ट्रक्चर में। तो इसके फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये रिपेल करता है। ठीक है, तो कोई आयनिक चीज़ आएगी, कोई भी आयन्स आएंगे तो उनको ये रिपेल करेगा। तो इस तरह से ये सेलेक्टिव हो जाता है। फिर ये आपका ये फैटी एसिड एरिया है, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोफिलिक चीज़ यहाँ एंटर नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो बीच में आपको ये दिख रहा है कि ये
प्रोटीन है जो कि चैनल फॉर्म में है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इनको कहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ से चीज़ें फैसिलिटेट करी जाती हैं, जो चीज़ आराम से नहीं आ पाती है, जिनको लिपिड्स नहीं आने देते हैं, वो प्रोटीन के थ्रू इस तरह से आ जाते हैं। जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आसानी से इसके अंदर सॉल्युबल होते हैं और बाहर से अंदर आ जाते हैं। बट जो नॉन लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ये रिपेल कर देता है, ये लिपिड उनको इजीली नहीं लेता, जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऐसी चीज़ें फिर उनके लिए पर्टिकुलर प्रोटीन बना होता है। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वही इसको सेलेक्टिव बनाता है, सेलेक्टिव परमिएबल बनाता है। तो इसको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही, बाकी बेस प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए ये इस तरह से काम करता है। देन आपका नेक्स्ट फंक्शन है सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस प्रोटीन्स एंड रिसेप्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन सेल सिग्नलिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑन द मेम्ब्रेन कैन बाइंड टू हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रिगरिंग अ सेलुलर रिस्पॉन्स। रिसेप्टर भी बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं। तो सिग्नल से क्या मतलब है, आपको कोई बाहर कोई प्रोडक्ट कोई चीज़ आई है तो उससे मेम्ब्रेन को सिग्नल मिला, ठीक है। तो मेम्ब्रेन को सिग्नल मिला तो सिग्नल वहाँ से उसने अंदर रिस्पॉन्स दिया, सेल मेम्ब्रेन ने अंदर साइटोसॉल में, साइटोप्लाज्म में रिस्पॉन्स दिया कि ये चीज़ मुझे मिली है। और इस तरह से जब मेम्ब्रेन रिसेप्टर जुड़ जाते हैं तो वो लिगैंड बनाते हैं, इस तरह की जो स्ट्रक्चर। तो इनसे फिर एक केमिकल रिस्पॉन्स कह लीजिए आप कि केमिकल निकलता है जिससे कि सिग्नल, वही सिग्नल आता है कि ये चीज़ है और इसके लिए मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है। देन वो आगे ये पाथवे उसका है साइटोप्लाज्म में, वो देन आगे बढ़ता है। तो कोई भी सिग्नल आ रहा है तो वहाँ इस पे सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद जो प्रोटीन होता है रिसेप्टर के फॉर्म में, वो उसको रिसीव करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है। तो इस तरह से सेल सिग्नलिंग परफॉर्म होती है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेल एडहेशन, ठीक है। Cell adhesion molecules on the plasma membrane help cells attach to one another and to extracellular matrix. This is critical for maintaining tissue integrity and stability as well as for cell migration during processes like wound healing and development. तो पहले हम यहाँ समझते हैं कि सेल एडहेशन क्या है। सेल एडहेशन है, एडहेशन का मतलब होता है जुड़ना, चिपकना। तो सेल को सेल से जुड़ना है और सेल से जुड़ के उसे टिश्यू बनाना है। ये जो बहुत ही बेसिक फंक्शन है सेल का आपस में जुड़ना, तो ये पॉसिबल हो पाता है। आप देख रहे हो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही थ्रू हो पा रहा है, सेल एक दूसरे सेल से जुड़ता है। इस तरह से सेल आपने ले लिया तो सेल आपका ऐसे ऐसे करके सेल है और फिर यहाँ पे ये सेल एक दूसरा सेल आकर के ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये एडहेशन कुछ यहाँ पे सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली। मैं ले ही लेती हूँ सेल, यहाँ पे आपके सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो लाइक इंटेग्रीन हो गया, इंटेग्रीन हो गया आपका, और इंटेग्रीन है, देन कैडहेरिंस हैं, कैडहेरिंस हैं, कैडहेरिंस, ठीक है। तो बेसिकली ये भी प्रोटीन्स ही होते हैं। तो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद। और
ये एक अलग टॉपिक है, बहुत सेल एडेशन एक अलग टॉपिक है, इसका डिस्कशन हम आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी यहाँ के लिए समरी के तौर पे कि सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स इंटीग्रीन, कैडहेरेंस या कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो कि सेल को एडेशन में, सेल को जुड़ने में मदद करते हैं। सेल का आपस में जुड़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दो सेल आपस में मिलकर टिश्यू एंड देन अगेन ऑर्गन, इस तरह से स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। तो ये एडेशन प्रोटीन होते हैं और उसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा अंदर सेल के इंट्रासेल्यूलर पोर्शन में साइटोस्केलेटन होते हैं। साइटोस्केलेटन एक बेसिक ढांचा कह लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सेल को, उस सेल मेम्ब्रेन को उससे भी जुड़ना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये साइटोस्केलेटन पोर्शन जो है ये आप कुछ इस तरह से कह लो कि ऐसे ऐसे करके संरचना बनी होती है, तो सेल के अंदर मौजूद होती है और वो स्केलेटन है, बेसिकली वो सेल का स्केलेटन ही होती है और वो जुड़े होते हैं, सेल उससे इंटरनली जुड़े होते हैं। तो ये इसके लिए भी सेल एडेशन की ज़रूरत होती है, जो कि उसको बाहर से भी जोड़ने में मदद करते हैं। इसके साथ जैसे आपको चोट लग गई हील और उसको भरना है, तो एक साथ में फिर बहुत सारे सेल फटाफट माइग्रेट कर वहाँ इकट्ठा होंगे, उसको काम करेंगे। तो ये माइग्रेशन प्रोसेस जो होता है वो चोट लगने, हीलिंग प्रोसेस के लिए, देन डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो ढेर सारे सेल को एडजस्ट होना है, जुड़ना है, तो ये प्रोसेस वहाँ पे होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। तो न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट का बाहर से सेल में आना और वेस्ट प्रोडक्ट का सेल के अंदर से बाहर जाना, ये दो बेसिक फंक्शन हुए सेल के। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स into the cell and the removal of waste products such as carbon dioxide and some nitrogenous waste out of the cell. This help maintain the cell's metabolic processes and overall health. ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी सेल है उसको बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, अंदर उसको बाहर से ग्लूकोज और एमिनो एसिड चाहिए उसका अपना फंक्शन करने के लिए। तो ये चीज़ें बाहर से फैसिलिटेट होती हैं, या तो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू अंदर आ सकती हैं, नहीं अंदर आ सकती हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको फैसिलिटेट कराया जाता है। फैसिलिटेट डिफ्यूज़न भी एक प्रोसेस होता है। और इसके साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिवली तो वो आ जाते हैं जब वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू आते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जब हमारी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस है तो ये उस केस में करा जाता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स हों जो सिंपली डिफ्यूज़न के थ्रू नहीं आ रहे हैं, उनको फैसिलिटेटेड प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, वो उनको उनके थ्रू वो आते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी लगती है और ये एनर्जी ATP से ली जाती है। तो जब ATP की ज़रूरत पड़े, ठीक है, आसानी से चीज़ें अंदर ना आ सकें और एनर्जी लगे, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। कंसंट्रेशन बाहर का अगर लो है, अंदर का ज़्यादा है, फिर हमें वो चीज़ चाहिए, बाहर से अंदर आनी है, तो वहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं लाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लाइक सिंपल डिफ्यूज़न। और तो इनकी इससे क्या होता है कि हमें जो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स चाहिए अंदर, उनका आना, अगर वो छोटे हैं और ऑक्सीजन तो सिंपली आ जाता है। और फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठा होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट में आपका अमोनिया, यूरिया, तो इनको बाहर भी निकलना होता है। तो वो फिर आसानी से सिंपली या तो निकल जाएंगे या फिर उनको भी फैसिलिटेटेड प्रोटीन के थ्रू और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर किया जाएगा। The next function is maintaining ion balance. सोडियम पोटेशियम पंप हो गया और इस तरह से जो भी आयनिक इन्वायरमेंट का बैलेंस करना होता है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स आयन चैनल्स एंड पम्प्स
ये भी एक अलग बड़ा टॉपिक है कि सोडियम पोटेशियम पंप का एक अलग चैप्टर ही है। एंड पम्प्स दैट रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बोथ inside and outside the cell. This control of ion gradient is crucial for various cellular process including nerve cell signaling and muscles contraction. तो नर्व सेल के केस में, मसल कॉन्ट्रैक्शन के केस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सेल सिग्नलिंग और इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स्ट्रा सेलुलर में इस तरह से आयन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, और इंट्रा सेलुलर में आयन्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या होता है कि सेल के बाहर सोडियम और क्लोराइड का ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, तो वहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करने लगता है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की वजह से, जैसे कि अगर वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो वहाँ से अंदर की तरफ वो आने लग जाएंगे। और लाइक सोडियम अगर बाहर ज़्यादा है तो, और अंदर उसका इंट्रा सेलुलर में उसका कंसंट्रेशन कम है, तो वो बाहर से अंदर आएगा। ऐसे ही अगर पोटेशियम का इंट्रा सेलुलर में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो वहाँ पे भी अगेंस्ट वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के काम करेगा, और वो उसका कंसंट्रेशन जिधर कम होगा वो उधर को जाने लगेगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, क्लोराइड का आना जाना, ये सब डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। और नर्व सेल्स में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, देन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये दो टर्म हैं जिनका भी बहुत डिटेल में इसका भी चैप्टर है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, सेलुलर अपटेक ऑफ मटेरियल्स बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स, ठीक है, एंड एक्सोसाइटोसिस। तो थोड़ा सा इसको हम पहले एंडोसाइटोसिस को देख लेते हैं। एंडोसाइटोसिस में आप क्या देख रहे हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ से कोई मटेरियल आ रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना ये वेसिकल है, एक वेसिकल फॉर्म हो गया, और वेसिकल के बाद से ये आपका अंदर आ गया। देन ये आगे जा कर के लाइसोसोम से मिलता है, और फिर लाइसोसोम इसका यूज़ करके और फिर इसको धीरे धीरे यूज़ करके डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ये एंडोसाइटोसिस भी आपको फिर थोड़ा सा इसके और पार्ट्स आप देख सकते हो एंडोसाइटोसिस के। ये मैं आपको बताती हूँ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के भी हैं तो 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें आपका एक होता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसाइटोसिस होता है। देन फैगोसाइटोसिस होता है, और एक होता है रिसेप्टर मीडिएटेड साइटोसिस। तो हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये और बहुत ऑलरेडी एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। पिनोसाइटोसिस सिंपली कहते हैं कि वाटर को इनटेक करने की जो चीज़ होती है वो पिनोसाइटोसिस कहलाती है। तो वाटर आया, वाटर फिर ये वेसिकल बना, और फिर उसी तरह से प्रोसेस इसका वैसे ही होगा। देन फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि, तो पिनो क्या है, लिक्विड का इनटेक पिनोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस क्या है कि फूड है ना, फूड मटेरियल का इनटेक, आपको बड़ा बड़ा फूड मॉलिक्यूल्स का इनटेक हो रहा है, तो फैगोसाइटोसिस है। और अगर रिसेप्टर लग रहा है, कोई चीज़ ऐसी एंटर कर रही है और उसको रिसेप्टर लग रहा है वहाँ पे, तो वो रिसेप्टर मीडिएटेड भी एंडोसाइटोसिस होता है। ठीक है, देन एक्सोसाइटोसिस क्या है,
द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स विद द मेम्ब्रेन, दीज प्रोसेसेस आर वाइटल फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस को आप देखो तो इस तरह से यहाँ पे आप ये सिक्रेटरी वेसिकल, अब चीज़ें इसको बाहर जानी है, ठीक है, बाहर जाना है इसको, ये कहते हैं ना एक्सक्रीशन करना है, सेल से बाहर निकलना है। तो अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक वेसिकल बनी, एक वेसिकल बनी और इस तरह से सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स बाहर की तरफ निकल गए। तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस का कि जो सेल मेम्ब्रेन, जो चीज़ें अब बाहर जानी है तो एक वेसिकल बन जाएगी और वहाँ से चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और देन नेक्स्ट आते हैं सेल रिकॉग्निशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले अ रोल इन आइडेंटिफाइंग सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ मात्रा में ओलिगोसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, वो भी सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स में होते हैं वो, उनका बहुत कम अमाउंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन सेल को रिकॉग्नाइज करना, तो इस तरह से इम्यून फंक्शन है ये उनका, क्योंकि बैक्टीरिया है, वायरस है, इनका जब अटैक हो रहा है तो तुरंत वहाँ पर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन सजग हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि ये वायरस आ रहा है, और ये काम रिसेप्टर्स के थ्रू भी होता है। तो तुरंत फिर वहाँ से इन्होंने क्या किया कि अपना रिसेप्टर्स यूज़ करते हैं और ऐसे करके मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर बनता है और ये रिसेप्टर आ जाते हैं और फिर ये वहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया जो भी सेल है उसको वो कर लेते हैं, मतलब एक वेसिकल ही बनाते हैं और फिर ये लाइसोसोम इनको ले करके ये इसको नीचे फिर सेल में इंट्रासेलुलर उसमें आते हैं, सेल में आते हैं और लाइसोसोम इनको लेकर मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेडर्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो आप देख रहे हो कि इम्यूनिटी के लिए तो बहुत एक्टिव हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन होते हैं वो एज अ रिसेप्टर उसको प्रॉपर एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारे केमिकल सिग्नल्स वगैरह वहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो ये इसका बहुत बेसिक काम है कि सेल को रिकॉग्नाइज करना और फिर उसी प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, देन ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा फंक्शन है कि प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन to the cell's internal organelles and components. It acts as a barrier to prevent harmful substances from entering the cell and keeps the cell's content intact. तो आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफ़ाइन करना होगा तो आप उसको ऐसे ही डिफ़ाइन करोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है, और उसका प्रोटेक्शन है सेल का, उसके इंटरनल ऑर्गेनल्स को सुरक्षित रखता है। बाकी वो बैरियर का तो काम करता ही है क्योंकि वो एक सेलेक्टिव परमिएबल होता है और बैरियर भी है कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि सेल के बाहर की कौन सी चीज़ें अंदर आएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। तो इस तरह से वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट सेल का काम करता है। ये ओवरऑल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। आज ये वीडियो ख़त्म होता है और ठीक है, ओके, थैंक यू।